नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लाए हैं जिसका नाम है वायुमंडल। इस वायुमंडल को जानने के पहले एक पिछला जो कुछ पॉइंट है उसे हम रिकैप करा रहे हैं। जैसे हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की संरचना। उस पृथ्वी की संरचना में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी का जो सरफेस है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक जो भाग है नीचे का जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का आंतरिक सतह, दूसरा जो ऊपर का है उसका नाम है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का बाहरी सतह। हम लोगों ने जो इंटरनल यानी नीचे का जो पार्ट है उसका एक अलग वीडियो में पढ़ा था जिसका हम लोग हेडिंग दिए थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और इसमें हम लोगों ने क्रस्ट, और कोर और इससे जो संबंधित जानकारियां है उससे संबंधित बहुत सारे चीजों को पढ़ा था। अब जो पार्ट जो आया है वो पार्ट है पृथ्वी का जो बाहरी सतह है यानी एक्सटर्नल जो सतह है उसके विषय में पढ़ने का। और हमेशा रखिएगा ध्यान, पृथ्वी का जो बाहरी जो सतह है वह चार भागों में बांटा गया है, जिसमें एक जो भाग है उसका नाम है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, दूसरा जो भाग है वो है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, तीसरा जो पार्ट है वो है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, चौथा जो भाग है उसका नाम है बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। यह जो चार जो पार्ट है यह चार अलग अलग चैप्टर होंगे जिसे हम लोग अलग अलग वीडियो में से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पृथ्वी का बाहरी सतह यानी एक्सटर्नल पार्ट का वो पार्ट होगा जिसका नाम है वायुमंडल। यानी आज हम लोग वायुमंडल के विषय में जानकारी ले रहे हैं। इसका इंग्लिश नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये जो चैप्टर है केवल ज्योग्राफी का चैप्टर नहीं होगा, मुख्य रूप से यह कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड जीके में साइंस और जीके का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस जीके में जो मुख्य रूप से होंगे यह ज्योग्राफी का पार्ट, यानी यह चार सब्जेक्ट का मिश्रण यह चैप्टर को माना गया है। क्योंकि इसमें जो जनरली जो हम सबसे ज़्यादा जो यूज करेंगे वो साइंस के टर्म को, इसलिए यह सबसे ज़्यादा बार पूछे भी जाते हैं और हमेशा रिपीट करेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं इस चैप्टर से उसको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए यह जो वायुमंडल है यह वायुमंडल क्या होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दो पार्ट होता है दोस्त, याद रखेंगे। यह वायुमंडल में सबसे पहले सीधा आपसे पूछा जाए वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग रखेंगे ध्यान एरोलॉजी, सीधे वायुर्विज्ञान, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वायुर्विज्ञान। यानी आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड क्या, एरोलॉजी। लेकिन वही पूछा जाए पृथ्वी वायुमंडल के निचले सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं, तब आप लोग रखेंगे मेट्रियोलॉजी। यानी इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ऋतु विज्ञान, ऋतु विज्ञान। यानी यहाँ सबसे तो पहला कंफ्यूजन हो गया, अगर आपसे पूछे संपूर्ण जो वायुमंडल है, संपूर्ण वायुमंडल उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, तब रखेंगे एरोलॉजी यानी कि वायुर्विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी वायुमंडल का जो निचली जो सतह है यानी कि पृथ्वी से सटा हुआ जस उसका अध्ययन, पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो निचला सतह है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तब आप लोग मेट्रोलॉजी कहेंगे यानी कि ऋतुर्विज्ञान। यहाँ पहला कंफ्यूजन ये हो गया। अब है क्वेश्चन कि यह वायुमंडल क्या है, किसको कहेंगे हम लोग एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल का एक सामान्य डिफिनीशन क्या है, पृथ्वी के जो चारों ओर वायु का फैलाव है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो जमाव है या पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो विस्तृत जो फैलाव है उसी का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा वायुमंडल। यानी सीधा एक लाइन में क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर वायु के विस्तृत फैलाव को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में बार बार टर्म आ रहा है क्या, वायु। यानी यहाँ सबसे पहले हम लोग वायु जानते हैं क्या है, यानी वायु
को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश नाम है एयर, और यही एयर है जिसके कारण हम आज पढ़ा रहे हैं और आप यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर यह एयर नहीं रहे तो समझ जाइए कि सब टेंशन खत्म, यानी कि ना हम रहेंगे, ना ये चैप्टर रहेगा, ना आप इसके लायक रहिएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले हम लोग एयर जानते हैं। वायु अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज एयर, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, गैसों का मिश्रण है। हम क्या लिखे हैं, गैसों का मिश्रण, यानी वायु क्या है, तो गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेज इज नोन एज एयर। ये सामान्य परिभाषा हो गई। और वायु में अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, दूसरा ऑक्सीजन 21%, और बाकी जो होगा सो अन्य गैस। और यही वायु जो है यह वायुमंडल में है। यानी अगर आपसे पूछा जाए साइंटिफिक रूप से इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, किसका, वायुमंडल का, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, वायुमंडल इक्वल टू हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि याद करने में आसान होगा। तो वायुमंडल इक्वल टू गैस प्लस जलवाष्प प्लस धूलकण, यही तीनों आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपसे साइंटिफिक रूप से पूछा जाए सीधा ऐसे कि वायुमंडल में क्या शामिल होते हैं या वायुमंडल किसको कहते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गैस, जल वाष्प और धूल कण के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। यानी गैस, वाटर वेपर और डस्ट का जो मिक्सचर होगा वही क्या कहलाएगा, वायुमंडल। कभी कभी इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि इनमें से वायुमंडल में कौन से शामिल नहीं है या क्या शामिल नहीं है, तो आपके सामने एक ऑप्शन दे देगा गैस, एक ऑप्शन दे देगा जल वाष्प, एक ऑप्शन दे देगा धूल कण, और हो सकता है कि इसके अलावा चौथा कुछ ऐसा ऑप्शन देवे जो ये तीन के अलावे हो, तो समझ जाइए कि वो ऑप्शन नहीं होगा। यानी यही तीन जो होगा वो वायुमंडल का मिश्रण, मतलब वायुमंडल में शामिल होंगे। इसी वायुमंडल में आपको वायु भी होते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वायु क्या है, गैस का मिश्रण है, और गैस का मिश्रण यानी कि कौन कौन से गैस, तो जो गैस वायु में था वही वायुमंडल में होगा। यानी आप एक बगल से याद रखेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस होती है, तो आप हमेशा रखेंगे सबसे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन, और कितना, तो अप्रॉक्स है 78%। ये लाइन आपको हमेशा रिपीट करता है ये क्वेश्चन कि वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसेस कौन है, तो वो होगा नाइट्रोजन, कितना %, तो अप्रॉक्स रखेंगे ध्यान 78%। दूसरा जो सबसे अधिक होती है वो है ऑक्सीजन, और वो कितना है, तो 21% है। ऐसे यह 20.90% अप्रॉक्स एग्जैक्ट में है, लेकिन इसको अप्रॉक्स में ही पूछता है, 21% ऑक्सीजन। तीसरा जो सबसे अधिक जो गैस होती है वो है AR। AR क्या है, तो इसको आर्गन कहते हैं, और यह एक प्रकार का इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या है, तो वो 6 गो इनर्ट गैस रखा गया है जो सबसे थोड़ा अलग श्रेणी में है, यह शून्य वर्ग में भी रखा जाता है। आर्गन कितना % है, तो 0.93% है। ये तीसरा सबसे अधिक होता है। और चौथा सबसे अधिक कौन होगा, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी मात्रा है 0.03%। और इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा रिपीट आपको करते हैं। ऑप्शन अगर आपसे दिया जाएगा तो इस तरीके से, या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से, जैसे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21%, ऑर्गन की मात्रा कितनी है तो 0.93%। ऑर्गन किस श्रेणी में रखा गया है, तो शून्य वर्ग में रखा गया है। किस तरह का गैस है, तो ऑर्गन जो होते हैं यह जो है इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, या इसी को हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस, या इसी को हम लोग हिंदी में अक्रिय गैस भी कहा जाता है, अक्रिय गैस, या इसी का एक और नाम है नोवेल गैस। यानी ये जो है 4 नामों से जाने जाएंगे।
यह मतलब ऑर्गन किस तरह का गैस है, तो यह एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय, निष्क्रिय, नोबल या ये इनर्ट गैस कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी 6 जो निष्क्रिय गैस है उसी को हम लोग नोबल गैस या इनर्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। उसे आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में रखा गया है और यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। यह कौन कौन से है? केवल आर्गन नहीं हैं, और भी हैं, यानी टोटल जो है 6 है। वो कौन कौन हैं? तो एक हो जाएगा हीलियम, दूसरा हो जाएगा आर्गन, तीसरा हो जाएगा रेडॉन, चौथा हो जाएगा जेनॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन और एक हो जाएगा नियॉन। ये 6 आप रखेंगे, शून्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं और रासायनिक दृष्टि से यह निष्क्रिय है और ये 6 का 6 केमिस्ट्री में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन, जैसे वायुमंडल जो है इसमें इन यही सभी जो लिखा गया है इसके विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला टर्म आया है नाइट्रोजन। आखिर यह जो नाइट्रोजन है इसके विषय में हम लोग क्या जानते हैं, इसमें क्यों इससे पूछे जाते हैं, इसका कारण क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन जो है इसकी खोज अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा या कब हुआ है, तो इसकी खोज 1772 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 1772 में नाइट्रोजन गैस की खोज हुई थी और खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था डेनियल रदरफोर्ड। और ये कहाँ के व्यक्ति हैं? तो ये है स्कॉटलैंड के। यानी सीधा क्वेश्चन होगा कि नाइट्रोजन जो गैस है इसके बारे में इसकी खोज कौन किया था? तो 1772 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेनियल रदरफोर्ड, इनके द्वारा खोज हुई थी। और नाइट्रोजन की जो खोज हुई है इसकी खोज मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो पृथक्करण किया जा रहा था, अलग किया जा रहा था, उसी दौरान नाइट्रोजन की खोज हुई। अब इस नाइट्रोजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने % तक फैला हुआ है, कितना है? तो हम जस्ट बताए हैं 78%। लेकिन पूछा जाए पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर तक नाइट्रोजन गैस का फैलाव है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर तक 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन गैस फैला हुआ है। यानी दो तरह का क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर ऊपर तक नाइट्रोजन है, तो 128 किलोमीटर, और कितने % में फैला है पूरे पृथ्वी में जितने भी गैस हैं या कोई भी जो तत्व है इसमें, तो हमेशा रखेंगे 78% इसकी मात्रा है वायुमंडल में। पृथ्वी का एक अलग डाटा होगा। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आएंगे कि जैसे इसका क्या यूज है, खासकर इसका यूज में तो हमेशा रखिएगा पृथ्वी पर आग जलाने में जो सहायक होती है, आग जलाने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन होगा, लेकिन आग को तेजी से फैलने से कौन रोकता है, तो यही गैस है यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में उपस्थित है, जिस कारण कोई भी वस्तु को तेजी से जलने से यह नाइट्रोजन गैस रोकता है। अलग इसका क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी को प्रोटीन की प्राप्ति भी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होती है। यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं और वही उसी नाइट्रेट के रूप में उन्हें प्रोटीन मिलता है जिनसे उनका विकास होता है। हम लोग इतना चुके रोपते हैं और इतना बड़ा इसका लंबाई हो जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन कि पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं उन्हें प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो वो होगा नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में लेते हैं, तो वो नाइट्रेट के रूप में। इस तरह के इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नाइट्रोजन का एक अलग उपयोग क्या है, जैसे जितने भी तेज जो चलने वाले वाहन हैं, जैसे मोटर कार हो गए, कोई भी बाइक है, बाइक का मतलब कि जनरल नहीं, जो हाई स्पीड रेसिंग कार हो गया, रेसिंग बाइक हो गया, वायुयान का जो टायर है, इन सभी के जो टायर में यही नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि इनका घर्षण कम होता है और घर्षण अगर ज़्यादा अगर जिस गैस का होगा तो ब्लास्ट होने की संभावना होती है। इस कारण इसे वायुयान, रेसिंग कार, मोटर रेसिंग कार सभी में इसे भरी जाती है। अगला जो है ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन के विषय में पढ़ रहे हैं। जैसे
पूछा जाए कि ऑक्सीजन जो है इस गैस की खोज कब हुई है, तो इसका रखेंगे 1772 में नाइट्रोजन के साथ। और इसके दो खोजकर्ता हैं, एक का नाम है प्रिस्टले और दूसरे का नाम है सीले। ये दोनों वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन का खोज किया है। कभी कभी ऑक्सीजन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि इनमें से ऑक्सीजन का खोज किन के द्वारा किया गया। एक ऑप्शन में सीले, दूसरे में प्रिस्टले, तीसरे में कुछ दे देगा और एक ऑप्शन में आपको ए और बी दोनों दे देगा। तो हमेशा रखेंगे ध्यान, अगर ऑक्सीजन का खोज पूछा जा रहा है और प्रिस्टले सीले दोनों ऑप्शन होगा तो दोनों आंसर होगा। अगर आपको कोई एक हो तो वो आप आंसर में ले सकते हैं। अगला, ये जो ऑक्सीजन जो खोजा गया है, इसी ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु गैस भी कहते हैं। प्राणवायु गैस के नाम से भी जानते हैं। प्राणवायु गैस कहने का कारण है क्योंकि मनुष्य का जो प्राण है वो इसी गैस के कारण है, इसलिए इसका नाम प्राणवायु गैस दिया गया है। और इसी गैस के कारण मनुष्य का भी जीवन संभव है, यानी इसी गैस के कारण हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं या इसका जरूरत पड़ रहा है। दूसरा, यह जो ऑक्सीजन गैस है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हमेशा दिन में होती है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उसी में जो जल होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, प्रकाश होता है, CO2 होता है, उसी चारों की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इस दौरान इसमें जो जल होते हैं उसी जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वही जो है बाहर निकलता है, जिस कारण हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है मुख्य रूप से उपयोगी इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही पृथ्वी पर ईंधन हम लोग को जलता है। यानी आग जलाने वाली गैस पूछे कि पृथ्वी पर आग किस गैस के कारण जलती है, वो होगा ऑक्सीजन गैस। यानी ऑक्सीजन का मेन काम हो गया आग जलाना, आग लगाना नहीं। घर में या लगाने की बात अलग होती है। ऑक्सीजन का मुख्य रूप से इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, 2-3 होगा। एक, आग किस गैस के कारण जलता है, वो होगा ऑक्सीजन। दूसरा, आग को जो है विभिन्न वस्तुओं पर जो आग अगर लगा है उस पर नियंत्रण करने वाली गैस कौन है, तब नाइट्रोजन। और आग को बुझाने वाली गैस कौन है, तो अगला बताएंगे CO2। इस तरीके से आप लोग ध्यान में इसे रखेंगे। ऑक्सीजन के बहुत सारे अपरूप हैं। अपरूप में एक है O1, O2 और O3। ये 3 अपरूप में ये जो O2 है इसी को हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं और तीसरा जो O3 है इसी को नाम दिया गया है ओजोन गैस। यानी कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाए ओजोन गैस का सूत्र क्या है, तो O3। ओजोन गैस किसका अपरूप है, ऑक्सीजन का। और ओजोन गैस जो है ये भी हमारे लिए लाभदायक है 2-3 कारण से। एक कारण तो ये है जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरण है उससे जो ओजोन परत होती है वो हमारी रक्षा करती है, जिससे हमें जो कैंसर है या विभिन्न तरह के जो त्वचा से संबंधित रोग है हो सकता है उस किरण से, उससे हमारी रक्षा भी होती है। इसलिए यह जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस का वायुमंडल में एक परत बना है, उसी को वो अवशोषित कर लेता है, जिस कारण पृथ्वी पर रक्षा की जाती है। इसी में जो ओजोन गैस है यह एक कारण से और प्रसिद्ध है। जो ओजोन गैस को अगर चांदी की चमक में रख दिया जाए तो उसकी चमक को यह काला कर देगा। यानी कभी ऐसे पूछ दिया जाए कौन सी गैस के कारण चांदी की चमक या चांदी की चम्मच या कटोरा या कुछ भी पूछे, अगर चांदी की चमक को काला कर देगा तो वो हो जाएगा मुख्य रूप से ओजोन गैस। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला इसमें जो आपका आया है AR, और AR के विषय में हम लोगों ने जस्ट डील किया था। AR मीन्स क्या है, ऑर्गन। यह एक निष्क्रिय गैस है, इसे आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में रखा गया है और ये ऑक्सीजन के बाद तीसरा सबसे अधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस है। इसमें भी आपसे कभी कभी ऐसे पूछ देगा 2 तरीके से, सीधा पूछे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मतलब पाई जाने वाली गैस, तब आप मारेंगे आंसर नाइट्रोजन 78%। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछ देगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस या क्या कहते हैं इसको, नोवेल गैस, तब आप रखेंगे ध्यान में, उसका चारों का आंसर हो जाएगा
ऑर्गन कितना परसेंट है, तो 0.93% है। इसके बाद आता है CO2, और CO2 जो है, CO2 पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर? 32 किलोमीटर ऊपर तक है, लेकिन इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% अप्रॉक्स होगा। तीसरा, ऑक्सीजन सबसे भारी गैस होने के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होने के कारण वायुमंडल में सबसे नीचे पाया जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए। एक है CO2 पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर है, तो 32 किलोमीटर। सबसे भारी गैस कौन है, तो CO2 है। और क्या कारण है कि इसे भारी का मतलब वायुमंडल में यह सबसे नीचे होता है, तो इस कारण चूंकि यह सबसे भारी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का जो ताप है, ताप को नियंत्रित रखने में भी CO2 सहायक होती है। यानी पृथ्वी के ताप को नियंत्रण रखने वाली गैस कौन है, या किसके कारण यहाँ ताप जो है नियंत्रित है, तो वो हो जाएगा मुख्य रूप से CO2। और CO2 जिस तरह से हम लोग का प्राणवायु गैस माना जाता है O2, उसी तरीके से CO2 को पौधे का प्राणवायु गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी में एक टर्म है, जैसे आगे बताएंगे, जलवाष्प और CO2 ये दोनों जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी सहायक होता है। जो हरित गृह प्रभाव है उसके लिए कौन से उत्तरदायी गैस है, तो एक हो जाएगा CO2 और एक हो जाएगा वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वाटर वेपर और CO2 ये दोनों में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको उत्तरदायी कौन है इसके लिए, तो ये दोनों में आप रख सकते हैं CO2 ही। अब यह ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव यह क्या होता है, तो पृथ्वी का तापमान का बढ़ जाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और ये दोनों में सहायक या कौन उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा जलवाष्प और CO2। अगला जो यहाँ जलवाष्प यानी वाटर वेपर आया है, वाटर वेपर 2-3 कारण से फेमस है। एक तो यह वायुमंडल में उपस्थित है, दूसरा इसकी मात्रा जो वायुमंडल में होगा 0.004% है, और इसी जलवाष्प को कहा जाता है पृथ्वी का कंबल यानी ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। पूछा जाए किसको कहेंगे, तो जलवाष्प को कहते हैं। इसी जलवाष्प के सघनता के कारण ही, यानी जलवाष्प जो है पूरा संघनित हो जाता है, कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में, संघनन यानी जलवाष्प के संघनन के कारण ही यहाँ पृथ्वी पर जैसे बादल बनते हैं, कुहासा लगता है, बारिश होता है, ये सभी के लिए जलवाष्प उत्तरदायी होते हैं। अगला जो टर्म है इसमें धूलकण डस्ट इंग्लिश में कहते हैं। धूलकण 2-3 कारण से फेमस है। सबसे पहला तो कारण है कि धूलकण वायुमंडल में है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। ऐसे प्रकाश प्रकीर्णन के कारण हम लोग को ऐसा दिखलाई पड़ता है, लेकिन धूलकण के उपस्थिति के कारण यह आकाश का रंग नीला होता है। तो कभी पूछ दिया जाए आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण, तो वायुमंडल में धूलकण के उपस्थिति के कारण आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है, तब रखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब यह धूलकण का स्रोत क्या है, यानी सोर्सेस ऑफ डस्ट। हम लोग जो वायुमंडल में कह रहे हैं धूलकण है, तो वायुमंडल में धूलकण कहाँ से उपस्थित होते हैं, इसका क्या स्रोत है, तो हमेशा रखिएगा इसका सोर्स में हो जाएगा समुद्री नमक। दूसरा सोर्स हो जाएगा महीन मिट्टी, तीसरा हो जाएगा राख, चौथा हो जाएगा धूल का कलिमा, और एक हो जाएगा उल्का के टूटे हुए कण। ये सब जो सोर्स है वही जमा हो जाते हैं वायुमंडल में, उसी का नाम हम लोग धूलकण यानी डस्ट कहते हैं। और यही जो धूलकण का जो जमाव है, इसी कारण सबसे ज्यादा देखेंगे
जो इसका प्रभाव होता है वो उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और वहाँ की जलवायु भी थोड़ी सी अलग मानी गई है। तो ये जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं यह है वायुमंडल का पार्ट फर्स्ट, यानी वायुमंडल की जो जानकारी है उसे हम लोग लिए हैं, और पार्ट सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की जो परत होती है। वायुमंडल के जितने भी परत हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर, इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। किसके बाद कौन है, कितने किलोमीटर पर है, क्यों प्रसिद्ध है, इन सभी को हम लोग पार्ट सेकेंड में, जो वायुमंडल का ही सेकेंड पार्ट होगा, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें हम लोग लाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे मैक्सिमम लोगों को के बीच में शेयर भी करें। तब तक के लिए